हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार फिर मैं आपके सामने पेश हूँ नए कुछ टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने बात करी है मिडिवल हिस्ट्री में, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। मिडिवल हिस्ट्री में मैं अब तक आपको पढ़ा चुका हूँ इस्लाम का उदय, अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में। मतलब कुल मिला के हमने मिडिवल हिस्ट्री के 4 लेक्चर्स अब तक देख लिए। अब 4 लेक्चर्स के बाद अगला 5वां लेक्चर आपके सामने पेश है। अब 4 लेक्चर तो हमने अभी तक देखे, लेकिन 4 लेक्चर मिलाकर एक यूनिट कंप्लीट होती है हमारी। लेकिन क्या हमने उस यूनिट की प्रैक्टिस करी क्या? ठीक है, उस यूनिट की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आज आपके सामने लाया हूँ कि एमसीक्यू सीरीज़। ठीक है, मतलब जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा या मुझे लगेगा कि इतना टॉपिक हो चुका है, इसके बाद एक एमसीक्यू आना चाहिए, तो मैं बीच बीच में एक एमसीक्यू सीरीज़ भी लाता रहूँगा। तो हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एमसीक्यू का समझ लो पहला लेक्चर है, और ऐसे हमारा कंटिन्यूटी में देखा जाए तो वैसे हमारा 5वां लेक्चर है। तो आइए, स्वागत है आपका। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो हम शुरू करते हैं मिडिवल हिस्ट्री में नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू सीरीज़ के। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 है हमारा, और एमसीक्यू सीरीज़ वाला हमारा पहला है। ठीक है, यहाँ हमने अब तक जो जो 4 टॉपिक बात करी है उन्हीं को लेकर हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उन्हीं के हम एमसीक्यूज देखेंगे। देखते हैं हम पहला एमसीक्यू क्या है हमारा। लगभग आज हम 50 एमसीक्यू कवर करेंगे पूरे कंप्लीटली। ये 50 एमसीक्यू आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये प्रीवियस ईयर या फिर कहीं भी एग्जामों में, भारत की कोई सी भी एग्जामों में आए हुए एमसीक्यूज है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति किस सदी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है, सेंचुरी पूछी है। ठीक है, तो 5 to 6 सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। तो हमारा जो सही आंसर क्या होगा, 7वीं सदी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 600 से 700 एडी के मध्य इस्लाम का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, इस समय भारत में किसका शासन चल रहा था, हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। ठीक है, हर्षवर्धन का शासन 606 से लेकर 647 के समथिंग था। ठीक है, इस समय हर्षवर्धन का शासन था। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय अरब में क्या हो रही थी, इस्लाम का उदय हो रहा था। तो वो जो टाइम पीरियड जो होगा 600 से 700 के बीच का, कौन सी शताब्दी होगी हमारी, ये 7वीं शताब्दी होगी। क्लियर है इतनी बात। अगले एमसीक्यू पे चलते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, बताओ, हजरत मोहम्मद। ठीक है, गौतम बुद्ध किससे जुड़े हुए हैं, बताओ, बौद्ध धर्म से। ठीक है, गुरु नानक किससे जुड़े हुए, बताओ, सिख धर्म से, सिख धर्म के संस्थापक। क्लियर है इतनी बात। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे हमारे, पैगंबर हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो आपको पता हो हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ पर हुआ था, मक्का में। मक्का कहाँ है आज, सऊदी अरब। ठीक है, अरब वाले क्षेत्र में। कब हुआ था, 570 एडी, ईस्वी मतलब एडी, ये ध्यान रखना। ये चारों डेटे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 570 में जन्म हुआ, 632 में उनकी डेथ हुई, 622 में उन्होंने क्या करी थी, हिजरत। ठीक है, मक्का से मदीना की यात्रा करी थी। ठीक है, तो उसे हिजरत बोलते हैं। हिजरी कैलेंडर, हिजरी सवन यहीं से शुरू हुआ था। 610 में उनको क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपके चारों ऑप्शन आपके अपने आप में एक एक क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन भी इसी तरीके से कुछ सेट करे हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद किस कबीले से जन्मे हुए थे। ठीक है, तैमूर, उमैयद, अब्बासी और कुरैश कबीले। तो उनका जो संबंध था वो कौन से कबीले से था, कुरैश कबीले से था। ठीक है, उमैयद अब्बासी तो क्या थे, ये खलीफा थे। ठीक है, मतलब ये खलीफा की सत्ताएं थी। और तैमूर तो क्या था, तैमूर का तो आक्रमण हुआ था कब, तुगलक वंश के समय। ठीक है, तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, तुगलक वंश के समय हुआ था। तो क्या बात करी मैंने कि हजरत मोहम्मद का संबंध कौन सा किससे था, कुरैश कबीले से। तो क्या बात करी हमने सबसे पहले कि 570 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद संस्थापक इस्लाम धर्म के, और उनका संबंध किससे था, कुरैश कबीले से था। ठीक है, फिर हजरत मोहम्मद ने मक्का में कौन सा संदेश दिया था। ठीक है, तो कौन सा संदेश दिया था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरब जो थे, ठीक है, अरब में कैसा चलता था, पहले बहुदेववाद था, और बहुदेववाद से उन्होंने जो संदेश दिया वो किसके दिया, एकेश्वरवाद का और नैतिक जीवन का संदेश दिया। ठीक है, अनेक देवी देवताओं की पूजा तो पहले की जाती थी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, बहुदेववाद। ठीक है, और ये जो है वो एकेश्वरवाद, वो क्या है, मोनोथिज्म है ना, ध्यान रखना, क्या है, मोनोथिज्म। क्लियर है, मोनोथिज्म मतलब एक ईश्वर में विश्वास करना, एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक ईश्वरवाद और नैतिक जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हिजरी सवन की गणना किस घटना से की जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, किस घटना से
की जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मक्का की ओर हिजरत से। ठीक है, सॉरी मदीना की ओर हिजरत से, है ना। याद करो 622, है ना। टाइम कब का बता रहा हूँ मैं, 622। 622 कब, एडी क्या हुआ था, मक्का से मदीना की, ठीक है, यात्रा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो 622 एडी क्या हुआ था, मक्का से मदीना यात्रा। ठीक है, यही इसी को क्या बोला जाता है, इस यात्रा को हिजरत बोला जाता है। और यहीं से क्या शुरू हुआ था बताओ, हिजरी संवत। और हिजरी संवत का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ ले तो क्या हो जाएगा बताओ, 622 एडी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, खलीफा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था पैगंबर की मृत्यु के बाद, ठीक है, इस्लाम धर्म में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हो गया था। ठीक है, तो पैगंबर के बाद जो खलीफा हुए, ठीक है, वो कौन थे आपको पता होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने माना हजरत अली होंगे और कुछ क्या बोले अबू बकर होंगे। ठीक है, इसी विवाद को लेकर सिया सुन्नी में बदल गया मामला। तो खलीफा का अर्थ ही क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, पैगंबर तो हमने बात करी ली। ठीक है, पैगंबर तो हजरत मोहम्मद को ही बोला जाता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक प्लस अंतिम पैगंबर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपने। और खलीफा क्या है, उत्तराधिकारी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी हो जाएगा। ठीक है, धर्मगुरु तो हो ही नहीं सकता, संरक्षक ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, दो ऑप्शन तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन पे चलते, ये आगे वही बात मैंने जो आपसे करी अभी। सुन्नी वाले कौन से पहले खलीफा के रूप में मानते, सुन्नी समुदाय के लोग पहले खलीफा के रूप में किसे मान्यता देते, तो बताओ क्या आएगा आंसर इसका, हजरत अली, उमर, उस्मान और अबू बकर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या है, अबू बकर। याद करो हजरत मोहम्मद के जो मतलब ससुर थे, ठीक है, वो कौन थे, अबू बकर थे। तो अबू बकर ही आगे चल के क्या बने, अगले खलीफा। ठीक है, कौन मानते हैं इनको, सुन्नी लोग मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वहीं देखो सिया समुदाय पहला खलीफा किसको मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या बोलता है, सिया समुदाय किसे पहला खलीफा मानते हैं, तो वो किसको मानते हैं, हजरत अली को मानते हैं, अली की शिक्षाओं में। और यही विवाद था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सिया सुन्नी विवाद क्या था, मेनली कि उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति बनेगा। ठीक है, और अली की शिक्षाओं में विश्वास रखने वाले क्या कहलाए, ठीक है, सिया कहलाए, हजरत अली। क्लियर रहती बात? तो सिया समुदाय किसको मानते हैं, हजरत अली को मानते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर हमने इस्लाम धर्म से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने की उम्मीद मतलब गारंटी ये नहीं रहता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट मोहम्मद बिन कासिम जो हमारा टॉपिक रहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम में देखते पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कब हुआ था, 711, 712, 1001 और 1206। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे 711 में जो आक्रमण हुआ था वो क्या हुआ था, असफल हुआ था। ध्यान रखना 711 वाला जो आक्रमण है वो क्या था, असफल था। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था, उबैदुल्लाह, और एक और व्यक्ति का नाम याद रखना, वर्दुल। ठीक है, उबैदुल्लाह और वर्दुल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन ये आक्रमण क्या हुआ था, असफल हुआ था। लेकिन जो सफल आक्रमण जो हुआ था, ठीक है, सफल आक्रमण जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 एडी में। ठीक है, वही 1001 एडी में किसका आक्रमण हुआ था, महमूद गजनवी का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और वही 1206 किसकी मृत्यु हुई थी, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, गोखरों के द्वारा मोहम्मद गोरी की मृत्यु कर दी जाती थी, है ना। तो ये चारों पॉइंट अपने आप में इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा प्रथम मुस्लिम आक्रमण हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 712 एडी। ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट रहते हैं। चारों ऑप्शन से आप करोगे, इस क्वेश्चन बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपसे बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिमाइंड रखने का तरीका यही होता है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंध पर सफल मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसने करा था, ये मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। अच्छा, किसने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को, अल हजाज ने। उबैदुल्लाह बरदुल को भी किसने भेजा था, अल हजाज ने भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। ठीक है, यहाँ बात हो रही है, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम के समय हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम की बात हो रही है, मोहम्मद गजनी की बात हो रही है, मोहम्मद गोरी की बात हो रही है। ठीक है, तो उस समय जो राजा था सिंध का वो कौन था, दाहिर था। याद करो, देवल बंदरगाह पर आक्रमण करा था सबसे पहले। ठीक है, श्रीलंका वाला किस्सा, श्रीलंका से जहाज गया था और देवल बंदरगाह पर उसको लूट लिया गया था। और देवल बंदरगाह पे लूट लिया था तो अल हजाज ने दाहिर से हर्जाना मांगा, दाहिर ने मना कर दिया। तो यही फिर अल हजाज ने वही संघर्ष जारी स्टार्ट करा, किससे, दाहिर से।
और पहले उबैदुल्लाह बरदुल को भेजा और उसके बाद किसको भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम इस आक्रमण में क्या होता है, सफल होता है। ठीक है, तो उस समय सिंध का शासक कौन था, दाहिर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपने। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध भेजने वाला खलीफा कौन था। ठीक है, अभी बात करी मैंने, खलीफा की बात हो रही है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अल हजाज तो क्या था, गवर्नर था, ध्यान रखना। अल हजाज क्या था, गवर्नर था। कहाँ का, इराक का। और उस समय खलीफा कौन थे, वालिद थे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वालिद। ठीक है, खलीफा कौन थे, वालिद थे। यहाँ पर खलीफा पूछा गया। ठीक है, खलीफा समझ गए, उत्तराधिकारी, हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी, अबू बकर पहले खलीफा। ठीक है, और वालिद तक आ चुके हम, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का सबसे पहला सफल अभियान कौन सा था, अभी मैंने आपसे बात करी, देवल अभियान। देवल, निरून, फिर सहवान, फिर रावर का किला, और अंतिम कौन सा था, मुल्तान का अभियान था। ठीक है, सारे ऑप्शन में देवल बोलो या देवुल बोलो, देवुल क्या था, एक बंदरगाह था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपना पहला सफल आक्रमण कहाँ पर करा था, देवल पर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अभियानों में से कौन से हथियारों का प्रयोग करा था। ठीक है, कौन से हथियार लेकर आया था वो, तलवार और धनुष। तलवार धनुष तो भारत में प्राचीन काल से ही समझ में चलती आ रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद नाफ्ता और मंजनिक, हाँ यही है, आग के गोले फेंकने का और पत्थर फेंकने का वाला यंत्र था, नाफ्ता और मंजनिक। ठीक है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, बंदूक और तोपें तो आई नहीं थी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर की लड़ाई में तोप वगैरह का यूज हुआ, फिर बाबर लेकर आया। ठीक है, ये इस तरीके का तीर बरछा, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन में। ठीक है, तो क्लियर है बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाफ्ता और मंजनिक नामक हथियार का प्रयोग करा था उसने देवल पर आक्रमण करते समय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध लोगों ने अपना कौन सा अभियान में अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो बौद्ध अपने आप सबसे पहले बौद्धों ने ही मदद करी थी, तो ये देवल अभियान ही था। ठीक है, देवल अभियान ने बौद्धों ने अपनी क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। नेक्स्ट चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम अभियान कौन सा था, अंतिम याद रखो, मुल्तान का अभियान। ठीक है, लगभग 713 एडी के समथिंग आता है ये मुल्तान का अभियान। ठीक है, 712 में तो आक्रमण करा था, 713 में मुल्तान का आखिरी पे। याद रखना, मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कहाँ पे करा था, मुल्तान पे करा था। ठीक है, रावर अभियान याद रखो, रावर का युद्ध। ठीक है, 20 जून की तारीख थी और आई थिंक 712 एडी। ठीक है, 20 जून 712 एडी, 712 एडी आप तो याद रखो। ठीक है, रावर का युद्ध याद करो, रानी बाई का जौहर। ठीक है, तो व्यक्ति कौन, दाहिर की मृत्यु, उसके बाद रानी बाई ने मोर्चा संभाला, रानी बाई की बिहार होती है और अंततः रानी बाई क्या करती है, जौहर करती है। ठीक है, ब्राह्मणाबाद का अभियान है ना, ये भी एक अभियान था। भारत में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, ये बात इंपॉर्टेंट है। हिंदू शब्द का प्रयोग करने वाले पहले कौन थे, अरबों ने ही करा था। अब अरब लोग सबसे पहले आए तो अरब लोग ही प्रयोग करेंगे, क्लियर है बात। अरब लोग सबसे पहले आए तो अरब लोग ही करेंगे। तो अरबों ने क्या करा था, हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नगर अरबों द्वारा सिंधु नदी के तट पर बसाए गए थे। ठीक है, कौन से दो नगर बसाए गए थे, है ना, महफूजा और मंसूर। राइट आंसर क्या है हमारा, महफूजा और मंसूर है। नालंदा, विक्रमशिला, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वाराणसी तो सबसे पुरानी सिटी है प्राचीन समय से। इस तरीके से ऑप्शन को आप लिमिट कर सकते हो। ठीक है, ये नाम आपने कहीं सुने नहीं होंगे, है ना, तो महफूजा और मंसूरा शहर। जैसे मुल्तान को इन्होंने स्वर्ण नगर कहा था, ध्यान रखना, मुल्तान को स्वर्ण नगर किसने कहा था, अरबों ने ही कहा था। ठीक है, कोशिश यही है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पर 50 क्वेश्चन नहीं हो, 50 हर क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो आपके 200 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, 4 लेक्चर वो और एक ये लेक्चर, पाँचों लेक्चर से आपका पूरा इंटायर टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, पहला लेक्चर तो फिर भी इंट्रोडक्शन था, तो उसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है, भारत में किस आक्रमण के बाद जजिया कर की शुरुआत होती है, जजिया कर की बात करी। जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले समय में। तो जजिया कर किसके बाद आया था, मोहम्मद बिन कासिम के बाद ही आया था। मोहम्मद बिन कासिम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। ठीक है, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान यही रखना है, देखो अभी तो ठीक है, अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इस वजह से आपको लग सकता है कि आंसर मोहम्मद बिन कासिम होगा, लेकिन बाद में क्या होता है, सारी चीज़ें जब हो जाती है कंप्लीटली कवर, जब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद क्या होता है, जजिया कर की शुरू होता है भारत में। पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। किस खलीफा के शासनकाल में भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, खलीफा मंसूर आ गए थे उस समय। ठीक है, मंसूर के समय मंसूर ने क्या करवाया था, अनुवाद शुरू करवाया। ठीक है, अरबी ग्रंथों का, अरबी में। ठीक है, भारतीय ग्रंथों का। ठीक है, भारत से आक्रमण करके कई सारे ग्रंथ कहाँ पहुँचे, अरब पहुँचे।
ज्ञान अरब पहुंचा तो अरबों ने क्या करा, उसका ट्रांसलेशन करवाया। तो ट्रांसलेशन करवाने वाला जो खलीफा था वो कौन था, मंसूर था। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्म सिद्ध और खंड खाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद। ठीक है, ये किताबें भारतीय ग्रंथ है, इनका अरबी में अनुवाद करा था। तो इनका अरबी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे, अल फजारी, अल बरूनी है ना। तो अल बरूनी ने तो किताब लिखी थी किताबुल हिंद। अल हजाज तो गवर्नर है। ठीक है, अल ख्वारिज्म का नाम भी आगे आएगा। चारों ऑप्शन अपने अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किस नाम से किया गया था, कलीला और दिमना नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कलीला और दिमना नाम से पंचतंत्र का किस में अनुवाद है, ये अरबी में अनुवाद है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कई बार पूछा गया कलीला और दिमना क्या है, पंचतंत्र है। ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखी थी, ये बात इंपॉर्टेंट है, विष्णु शर्मा ने। ठीक है, ऐसी किताब है जिसका सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ठीक है, पंचतंत्र एक ऐसी किताब है जिसका सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद है। अच्छा, आपने सुना ही होगा पंचतंत्र के बारे में। पंचतंत्र में जैसे आप देखते हो भाई, हिरण को मतलब चालाक बोलते हैं। ठीक है, भेड़िया को हुकार बताते हैं, शेर राजा है जंगल का। अब शेर को थोड़ी पता है ये। ठीक है, ये सब कहानियाँ हमको कहाँ मिलती है। ठीक है, ये सब कहानियाँ हमको कहाँ मिलती है, ये सब पंचतंत्र से ही उठाई है। चालाक लोमड़ी, ठीक है, हिरण को नहीं बोलते, लोमड़ी को बोलते हैं, लोमड़ी चालाक। ठीक है, शेर राजा। ठीक है, जो भी डरपोक है, भालू आलसी, ये सब कहानियाँ हमको कहाँ मिलती है। ठीक है, ये सब पंचतंत्र से ही ली गई कहानियाँ हैं जो आज हमारे मन मस्तिष्क में बैठी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, भारतीय शून्य और दशमलव प्रणाली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, ये वाली बात है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन करी थी, अल ख्वारिज्म, अल हजाज, अल बरूनी, अल फजारी। अल फजारी के बारे में अभी अपन ने देखा, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य, ये दो इंपॉर्टेंट ग्रंथों का इन्होंने क्या करा था, अरबी में ट्रांसलेशन करा था। लेकिन जो भारत की जो शून्य प्रणाली और जो दशमलव प्रणाली है, इन दोनों सिस्टम्स को कहाँ पर लोकप्रिय बनाने का, अरब में। ठीक है, अरब में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है, अल ख्वारिज्मी को जाता है। बाद में ये कहाँ गई थी, अरब से यूरोप में गई थी। क्लियर है, तो गई भारत से। ठीक है, अरब अंक पद्धति उसको नाम दे दिया गया और बाद में वो यूरोप में प्रचलित हुई। ठीक है, और यूरोप के थ्रू वापस भारत में है, मतलब भारत का ही ज्ञान भारत को घूम फिर के भारत में आ रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अरबों द्वारा भारत में किस मुद्रा के प्रचलन में लाया गया था। ठीक है, अरबों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। ठीक है, तो जो मुद्रा चलाई गई थी वो कौन सी थी, दिरहम नामक मुद्रा। ठीक है, चार ऑप्शन देख सकते हो, टंका होता है। ठीक है, टंका तो इल्तुतमिश के समय था। ठीक है, दिनार तो एक मुद्रा है आज के समय भी, बहरीन वगैरह ये वाले जो गल्फ कंट्रीज है, यहाँ दिनार ही चलता है। ठीक है, तो आज जब अरब आए तो उस समय क्या चला था, दिरहम नामक सिक्का। ठीक है, चांदी का था आई थिंक ये, है ना। गजनवी वंश, जिसको यामिनी वंश भी बोलते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, इस्लाम धर्म का उदय पे क्वेश्चंस देख लिए, मोहम्मद बिन कासिम पे देख लिए। अब अपना जो तीसरा जो टॉपिक है वो कौन सा है, मोहम्मद गजनवी पर। तो यहाँ पर हम कुछ मोहम्मद गजनवी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर है, तो गजनवी वंश या यामिनी वंश, दोनों बातें अपने बात करी थी। इस वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद गजनवी, अलब्तिगिन, सुबुक्तिगिन, तैमूर। तैमूर फिर आ गया, तो तैमूर तो हो ही नहीं सकता हमारा। ठीक है, तो तैमूर तो हम एलिमिनेट कर देते क्योंकि तुगलक वंश है, अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं करा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मोहम्मद गजनवी तो बाद में था। स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, अलब्तिगिन था। देखो अगर नहीं पढ़ा होगा तो व्यक्ति लगाने वाला मोहम्मद गजनवी लगाएगा कि यार ये नाम से सेम लग रहा है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। अलब्तिगिन ने क्या करी थी, गजनवी वंश या यामिनी वंश की स्थापना करी थी। उसको मजबूत किसने करा था, सुबुक्तिगिन ने। और भारत पर आक्रमण किसने करा था, मोहम्मद गजनवी ने, 17-12 आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण। प्रथम तुर्क, देखो प्रथम अरब आए, फिर उसके बाद कौन आए, तुर्किश लोग आए। अरबों से भी ज़्यादा बर्बर लोग थे। ठीक है, कौन, तुर्किश लोग। तो तुर्क लोग आए, तो तुर्कों में आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सुबुक्तिगिन, अलाउद्दीन खिलजी। क्रम से ही समझ सकते हो कि मोहम्मद गोरी के बाद कौन था, मोहम्मद गजनवी के बाद कौन आया था, गोरी आया था। और अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत बाद में, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन मोहम्मद गजनवी से भी पहले कौन था, सुबुक्तिगिन था। तो आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था, सुबुक्तिगिन था। याद करो उस समय जब आक्रमण करा था, जब शासक कौन था, जयपाल। ठीक है, जयपाल उस समय शासक था। उधर मैंने बात करी थी दाहिर की, यहाँ पर शासक कौन है, जयपाल शासक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल की अवधि क्या थी, 998 से 1030 AD। ठीक है, देखो 971 में तो उसका जन्म हुआ था गजनी नामक स्थान पर, और वहीं का वो शासक भी बनता है। ठीक है, और 1000 से 1027 के बीच में क्या था, उसका आक्रमण था। ठीक है, आक्रमण कितनी बार करे थे उसने, 17 बार आक्रमण करे थे। ठीक है, तो 17 बार आक्रमण थे, 963 से 999, और ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है, 963 कैसे होगा, क्योंकि 971 में तो उसका जन्म ही हुआ। क्लियर है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दुनिया का प्रथम सुल्तान, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये किताब कौन सी किताब में मिलता है? तारिक ए गुंजिदा में मिलता है। ठीक है, तारिक ए गुंजिदा नामक किताब में हमें किसकी जानकारी मिलती है? मोहम्मद गजनवी की जानकारी मिलती है। और उसी किताब में क्या बताया गया, इसको दुनिया का प्रथम सुल्तान बताया गया। ठीक है, बाबर तो ही नहीं सकता, इल्तुतमिश भी अभी हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, मोहम्मद गोरी या गजनवी में कन्फ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी हम मोहम्मद गजनवी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बता दोगे, लेकिन एग्जाम में जरूर कन्फ्यूजन होगा आपको। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी मतलब आपने एक बार चारों लेक्चर देख लिए मेरे, और चारों लेक्चर देखने के बाद आप अगर इसको रिवीजन पर्पज से देखते हो, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी क्या है? दुनिया का प्रथम सुल्तान। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोहम्मद गजनवी को यामीन उद दौला, ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि ये उपाधि किसकी? यामीन उद दौला की, या अमीन उल मिल्ला, साम्राज्य का संरक्षक और साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि, अमीन उल मिल्ला की उपाधि देने वाला किसको? मोहम्मद गजनवी को। कौन था? फारसी शासक, बगदाद के खलीफा, तुर्क शासक और भारत के किसी राजा ने। देखो भारत के कोई राजा ने तो दी नहीं थी। ठीक है, तुर्क लोग हो सकते हैं, ऑप्शन है। बगदाद के खलीफा, फारसी भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ईरान वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर जो उपाधि दी थी किसको? मोहम्मद गजनवी को। ये किसने दी थी? बगदाद के खलीफा ने दी थी, साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्लियर है बात? राइट हैंड। मोहम्मद गजनवी भारत में किस दर्रे से आया था? ठीक है, किस दर्रे को पार करके आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पार कर आया था। ठीक है, तो कौन सा दर्रा था वो? बोलन, खैबर, कुर्रम और पीर पंजाल दला। देखो ये दर्रे तो हो ही नहीं सकता, पीर पंजाल तो, ठीक है, पीर पंजाल तो भारत में। अच्छा ये जो दर्रे है ये कहाँ पर है? आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला पेशावर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो वहीं से जितने भी आक्रमणकारी होते हैं वही खैबर दर्रे को ही पार करके आते हैं। ठीक है, तो कौन सा दर्रा था? खैबर दर्रा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद करते अल बरूनी की प्रसिद्ध रचना, है ना। अब जो कुछ क्वेश्चन है वो अल बरूनी से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के साथ ही कौन आया था? अल बरूनी आया था। याद करो, ख्वारिज में से पकड़ कर लाया था अल बरूनी को। ठीक है, और अल बरूनी भारत आक्रमण के समय मोहम्मद गजनवी के साथ आता है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी भारत आक्रमण किसके साथ आया? मोहम्मद गजनवी के साथ कौन आया? अल बरूनी आया। ठीक है, 10 साल भारत में रहा, पुराणों का अध्ययन करा, कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करा उसने। ठीक है, और जाकर उसने वापस जाकर उसने किताब कौन सी लिखी? किताबुल हिंद। ठीक है, देखो तारीख हिंद भी है ना, दोनों नाम हो सकते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन जो रहेगा हमारा कौन सा रहेगा? किताबुल हिंद रहेगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर देखो दोनों ऑप्शन में है, वैसे तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में होते भी है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? किताबुल हिंद रहेगा। ठीक है, कई किताबों में उसको तारीख हिंद भी लिख दिया गया, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट नाम है वो क्या है? किताबुल हिंद है ओरिजिनली। ठीक है, शाहनामा तो किसकी? फिरदौसी की, अगर याद हो तो, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी किताब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल बरूनी भारत में कितने वर्षों तक रहा था? ठीक है, कितने साल तक रहा था? 10 साल तक रहा था अल बरूनी। ठीक है, अभी मैंने आपसे बात करी थी, भारत में पुराणों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? अल बरूनी था भाई, पुराणों का अध्ययन करने वाला। इब्न बतूता तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इब्न बतूता तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आएगा। ठीक है, फरेबी अगर आप इब्न खलदून भी नहीं हो सकता। ठीक है, अल बरूनी ने पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडवर्ड सचाव, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, लेनपुल ने तो क्या बोला था कि अरबों का आक्रमण एक नाम मात्र की घटना थी। ठीक है, ये बात करी थी किसने? लेनपुल ने, है ना। एडवर्ड सचाव ने इसका क्या करा था? अंग्रेजी में अनुवाद करा था, ट्रांसलेट करा था। और आई थिंक रजनीकांत सर्वा ने हिंदी में अनुवाद करा था। ठीक है ना, हिंदी अनुवाद किसने करा था? रजनीकांत शर्मा ने करा था। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, तो अभी तक हमने 30-35 क्वेश्चन देख लिए, है ना, जिसमें डिफरेंट टॉपिक से हो रहे, लाइन वाइज चल रहे, स्टेप वाइज चल रहे, सभी चीज़ों का रिवीजन भी हो रहा है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स प्लस ये 5 लेक्चर आपका पूरा यूनिट 1 कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हम धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की ओर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मोहम्मद गजनी ने भारत को कितने बार आक्रमण किया था? ठीक है, कितनी बार आक्रमण करा था? वही बात हुई 1000 से 1027 के मध्य कितनी बार आक्रमण। ये थोड़ा सा वर्ड अंदर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितनी बार आक्रमण करा था? 17 बार आक्रमण करा था। मोहम्मद गजनी का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो राजा जयपाल, हिंदू शाही शासक,
सुबुक्ति ने हमला करा था वो भी किसके समय, जयपाल के समय करा था। और फिर इसने वेहंद की लड़ाई हुई थी, याद रखना लड़ाई कौन सी थी, वेहंद की लड़ाई, वेहंद की प्रथम लड़ाई, ठीक है। और जयपाल क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर तो 1025-26 में था, ठीक है, यह आक्रमण। कन्नौज पर तो 1018 में था मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अरबों का आक्रमण का उद्देश्य क्या था, वही धन लूटना, इस्लाम का प्रचार करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इस्लाम का प्रचार तो आएगा ही आएगा, धन संपत्ति को, लेकिन मेनली क्या करना, ठीक है। ये चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यार ये तो एक जैसे लग रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर समझ में नहीं आता कि यार क्या आएगा, चारों एक जैसे लगते हैं। भाई इस्लाम का प्रचार भी हो सकता है, लेकिन मेनली उद्देश्य, ठीक है, मेनली उद्देश्य क्या है, भारत की धन संपत्ति को लूटना। आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपका पढ़ाई करने का मेन उद्देश्य क्या है, नाम कमाना, नाम कमाना भी है, लेकिन मेन चीज और क्या है, धन कमाना, ठीक है। और भी जैसे एक चीज नहीं होती है, कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन मेनली उद्देश्य क्या है वो मायने रखता है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, भारतीय इतिहासकारों ने मोहम्मद गजनी को किस उपाधि से पुकारा है, हिंदू रक्षक, इस्लाम रक्षक, बूथ किशन, गजनी सम्राट। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो बूथ किशन, बूथ सिकन नाम है, ठीक है, क्या नाम है, बूथ सिकन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बूथ सिकन, मूर्ति भंजन, ठीक है, मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है। मूर्तियों को तोड़ने वाला किसे कहा गया, मोहम्मद गजनवी को कहा गया। सोमनाथ मंदिर, नगरकोट, ज्वाला देवी मंदिर, ठीक है, मथुरा कन्नौज के मंदिर ना मोहम्मद गजनवी ने नष्ट करे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मोहम्मद गजनवी द्वारा कन्नौज पर कब आक्रमण किया गया था, अभी बताया मैंने आपको 1018 में। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सोमनाथ पर आक्रमण हो जाएगा, ठीक है, सोमनाथ, ठीक है। सोमनाथ कहाँ पर है, गुजरात में, पहला ज्योतिर्लिंग है ना, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है, सोमनाथ है। और चौथा ज्योतिर्लिंग कौन सा है, ओंकारेश्वर है, ठीक है। 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। 1001 AD में वही कहाँ पर, आपका वेहंद, ठीक है, वेहंद बोलो या उद्भांडपुर बोलो, ठीक है, ये राजधानी थी किसकी, हिंदू शाही शासकों की। यहाँ तक बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी, ठीक है, मलेरिया से हुई थी, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु किससे हुई थी, मलेरिया से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ किया था, अभी बात करी थी 1175 में मुल्तान पर, करमाती संप्रदाय, ठीक है। लाहौर को भी फिर जीता था इसने। 1178 गुजरात में हार होती है उसकी, असफल हो गया था, अहिलवाड़ा के युद्ध में हार होती है, नायिका देवी ने नेतृत्व करा था, ठीक है। फिर उसके बाद 1191 तराइन, फिर असफल, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था, सबको पता है भाई, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी। सही है, क्या हो जाएगा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक है। यहाँ पर हमारी बात किसकी हो रही थी, मोहम्मद गोरी की बात हो रही है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण किससे समय हुआ था, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। 1191 तराइन का युद्ध, गजनवी ऑप्शन देना ध्यान से, गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 44 है ना, क्वेश्चन नंबर 44 आएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है, सन याद रखना 1192, ठीक है, किसकी विजय होती है ना, मोहम्मद गोरी की विजय होती है, बात खत्म। पहली वाले में कौन विजय होता, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने किसको छोड़ दिया था, मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया कि भाई फिर वापस से मोहम्मद गोरी ने प्लान बनाया और 1 साल के भीतर वापस आक्रमण करा, और इस बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा। क्लियर थी बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध अगर सन याद होता कब था, 1194, जयचंद ही था बुलाने वाला, तो जयचंद से ही लड़ाई होगी, बाद में आगे चल के जयचंद से ही लड़ाई हुई, ठीक है। जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को भारत आक्रमण करने के लिए बुलाया था और बाद में उसी से लड़ाई होती है, ठीक है। चंदावर का युद्ध है, ध्यान रखना। खुसरो मलिक ये क्या था, अंतिम गजनवी शासक था, ठीक है। कहां पर था ये, लाहौर में, ठीक है। लाहौर वाले क्षेत्र में अंतिम गजनवी शासक कौन था आपका, जयचंद था। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बात करी थी, 1206 में हुई थी, ठीक है। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता। गोरी के बाद भारत में किसने स्वतंत्र रूप से स्थापना करी थी भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी बात हुई आपसे इसी क्वेश्चन को लेकर। भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था, सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पर बात हुई थी गजनवी की,
गजनवी का क्या था, लूटपाट करना, और इसका क्या था, स्थायी शासन की स्थापना करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही था कि मेरे को भारत में शासन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मोहम्मद गोरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद गोरी के द्वारा जारी किए गए देहली वाला सिक्का, ये इंपॉर्टेंट है, देहली वाला सिक्का की क्या विशेषता थी। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, मोहम्मद गोरी का नाम आए तो उसके जो दिल्ली वाले सिक्के थे उसमें जो एक साइड थी वो उसमें लक्ष्मी की मूर्ति थी। ठीक है, मतलब मूर्ति क्या थी, लक्ष्मी का अंकन था, और दूसरी तरफ नंदी की आकृति थी। ठीक है, और एक तरफ क्या था, कलमा खुदा हुआ था, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है बात। तो ऑप्शन ऐसे भी लिमिनेट कर सकते हो, केवल 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 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में कब और किसके साथ आए थे। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ठीक है, उनकी बात हो रही है, तो कहाँ पर रहे थे, अजमेर में रहे थे, किसके साथ आए थे बताओ, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, कब आए थे, 1192 में आए थे। ठीक है, बस इतना भी पता है आपको, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी हो ही जाएगा। क्लियर रहती बात। तो हमने आज क्या देखा, अभी 50 MCQ देखे लगभग पूरे। ठीक है, 50 MCQ हमने कवर करे कंप्लीटली, पूरा टॉपिक हमने इंटायर कवर करा। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, ये PYQ है ना, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही रेंडमली बना दिए कुछ भी, ऐसा नहीं बनाया है, ये कैसे PYQ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़्यादा लंबा मेरा उद्देश्य नहीं था कि इसको खींचना, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, बस एक रिवीजन पर्पज से। ठीक है, रिवीजन पर्पज से हम इसको कंप्लीट करना है कि हाँ ये लेक्चर है हमारा, इसको इतने इतने समय में हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि देखो आज का समय शॉर्ट्स का हो गया है ना, 1 मिनट की रील भी बहुत ज़्यादा भारी लग जाती कई बार, तो है ना, बहुत शॉर्ट में चीज़ें हो गई है। तो व्यक्ति सोचता है 30 मिनट का लेक्चर भी कैसे देखे, लेकिन सीधी सी बात है, पढ़ाई को जितना समय दोगे, जितना अपनी इंटेलिजेंसी को टाइम दोगे, उतना अच्छा निखर कर आओगे। तो समय तो देना पड़ेगा, लेक्चर को 30 मिनट तो देना ही पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन ये रिवीजन पर्पस में आप काम कर सकते हो इसके लिए। अभी जैसे वर्ग 1 वर्ग 3 वगैरह इनकी एग्ज़ाम भी आने वाली। ठीक है, इतिहास का अच्छा सा बहुत अच्छा पोर्शन दिया हुआ है उन्होंने, तो आप उसमें भी ये सब चीज़ें कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन लगभग समझ में आए होंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ सारे क्वेश्चन हमारे हो गए कि नहीं, कंप्लीटली अपन ने सारे क्वेश्चनों पे बात कर ली क्या, कोई छूटा तो नहीं हमारा। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं ना, देख लेते एक बार। सारे क्वेश्चनों पे बात हो गई लगभग हमारे। ठीक है, सब निशान लगे हुए, आपको PDF इसकी मिल जाएगी। आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है उस पर आप क्लिक करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। ये सारे PYQ क्वेश्चन है, मैंने लिखे नहीं कि कौन सी एग्जाम में क्या आए हुए, लेकिन ये PYQ क्वेश्चन है। इन 50 क्वेश्चनों के बाद आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए साई क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इसका QR है, स्कैन कर सकते हैं। हट जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम ID हमारी साई क्लासेस नाम से। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।